फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ ऋषभ यादव सर हैं जिनका 44th रैंक के साथ डिप्टी एसपी पद पर चयन हुआ है। तो चलिए सर से ही जानेंगे कि सर की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा, इनकी प्रीलिम्स की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी मेन्स की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी हॉबी वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे डिटेल में। तो हमारे साथ फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहे। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको फाइनल रिजल्ट की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की है और कहाँ किन किन स्कूलों से आपने ग्रहण करके और यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीपराज इंटरमीडिएट कॉलेज से हुई थी। उसके बाद मैं राज इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई किया था। 11th-12th में संत तुलानंद कॉन्वेंट स्कूल से किया हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। फिर मैं मास्टर्स इकोनॉमिक्स में की है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जी, तो ऋषभ जी, सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो सक्सेस आपको मिली है इसकी आप श्रेय किसको देना चाहेंगे, अपने माता पिता को और अन्य जनों को, किनको आप देंगे? सर्वप्रथम तो मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और अपनी बहन को मैं देना चाहूँगा। साथ में मेरे परिवार का भी सपोर्ट हमेशा ही रहा है मेरे सक्सेस में। उसके साथ में अब गुरुजनों का भी मैं और अपने दोस्तों का सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट की बदौलत से ही मैं इसे सक्सेस हासिल कर पाया। जी। तो सर, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा प्रारंभिक परीक्षा पे। प्रारंभिक परीक्षा को लेके दिन काफ़ी कम है, 1 ही महीने का दिन है। तो प्रारंभिक परीक्षा को लेके आपकी क्या रणनीति रहती थी, आपने कहाँ से और कैसे तैयारी की, अगर कुल डिटेल में हमें बता पाए, खास करके आपकी लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी वगैरह क्या रहती थी? मेरी लास्ट 1 मंथ की जो बेसिक्स बुक्स हैं उसको रिवीजन जितना हो सके उतना कर पाएँ। साथ में घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स आती है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूपी पीसीएस में काफ़ी वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर्स के रहते हैं। और मैं पास्ट ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करके जाता था, लास्ट 10 सालों के, 5 सालों के। तो इससे मैं इसको तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके मैं प्रीलिम्स क्लियर किया। जी। और सर, सीसेट वगैरह के लेके आपकी क्या रणनीति रहती है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सेलेक्टेड हैं इस बार, उनका सीसेट की वजह से परीक्षा रुका हुआ है, तो सीसेट की आपकी क्या रणनीति रहती थी? सीसेट में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मैं 11th-12th मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था और इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स रहती है। लेकिन ताकि कोई दिक्कत ना हो सके इसलिए मैं लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स में लगा के जाता था सीसेट का, ताकि चीज़ें जो हैं पुरानी चीज़ें उसको ब्रशअप कर सकूँ और सही से मैं परफॉर्म कर सकूँ सीसेट। जी। सर, मैं मेंस पे आने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि टॉपर्स वगैरह मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के डेट में। तो सोशल मीडिया को आपने कैसे अवॉइड किया और ख़ास करके इस तैयारी के दौरान, और क्या जो हमारे जो नए एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? सोशल मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन रहता ही है। मैं जनरली व्हाट्सएप वगैरह में मेरा इंस्टॉल रहता था ज़्यादा टाइम। लेकिन मैं भी कभी-कभी सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मोबाइल वगैरह मैं काफ़ी दूर रख के पढ़ाई करता हूँ कि उस चीज़ को कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो अगर आप मोबाइल पे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी चीज़ की जानकारी लेना है तो बहुत सही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होते हैं, तो एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जी। और सर, मैं उसी पे जानना चाहूँगा, ख़ास करके बैलेंस जिसकी आप बात करें, बैलेंस करने की, बैलेंस होता नहीं है काफ़ी बार एस्पिरेंट्स से। तो बैलेंस करने के चक्कर में क्या होता है कि वो डिसबैलेंस हो जाता है उनकी तैयारी वगैरह। तो उसको अगर मैं मानूँ कि वो हटा दे अपनी तैयारी से तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, एक तरीके से कह दें कि सोशल मीडिया तो पूरा हटा दे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब वगैरह में भी कभी-कभी वीडियोज़ बहुत देख लेते हैं लोग, जनरली मेरे से हो जाता है, मुझसे हो जाता है। तो उसके लिए आप कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना है तभी देखिए, फिर उसके बाद मोबाइल साइड में रख दें। पढ़ाई करते समय तो मोबाइल आस-पास ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जानकारी लेनी है, कुछ सर्च करना है तो अभी तभी उठाएँ तो बेहतर होगा। जी। और सर, मैं अब मेंस पे आना चाहूँगा, ख़ास करके GS1 के पोर्शन पे। GS1 के पोर्शन की आपने तैयारी कहाँ से और कैसे की थी? अगर बेसिक तो एडवांस हमें कुछ बता पाएँ। GS1 हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम से फॉलो किया था, और हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री में RS शर्मा की बुक फॉलो किया था। मेडिवल के लिए मैं NCERT ही फॉलो किया था। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं पढ़ा था। और सोशियोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरा ऑप्शनल रहा है, तो इस वजह से मैं इसको फॉलो किया था। मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता सोशल इशूज सब्जेक्ट में। और सर, भूगोल वगैरह की आपने, ज्योग्राफी वगैरह की तैयारी कहाँ से और कैसे की? ज्योग्राफी के लिए मैं 11th-12th की बुक में फ़ॉलो किया था NCERT को, और GC लियोंग की बुक है उसको मैं फ़ॉलो किया था। जी। और GS2 पे मैं आना चाहूँगा, GS2 की आपने तैयारी कैसे और कहाँ से की थी सर? GS2 के लिए मैं M लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को मैं फॉलो करता रहता था, क्योंकि जो मेंस में ज़्यादातर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहते थे, तो उसका मैं 1 पेजर नोट्स बना लेता था। और उसके साथ साथ जो बेसिक M लक्ष्मीकांत है उसी को मैं फॉलो करता था। जी।
और सर GS3 के पोर्शन की आपने तैयारी कहाँ से और कैसे की थी, किन सोर्सों से? GS3 के लिए मैं कोचिंग का मेरा मटेरियल था इकोनॉमिक्स का, उससे मैंने नोट्स बनाए थे और करंट अफेयर्स को मैं उसमें सिमुलेट किया था, और इकोनॉमिक्स सर्वे बजट वगैरह आते थे तो उनके मैं शॉर्ट नोट्स थोड़ा बना लेता था किसी मटेरियल से पढ़ के, और इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ के जो इकोनॉमिक्स सर्वेज के आते हैं तो उससे छोटा मोटा करके उसको मैं कंपाइल कर लेता था एक साथ। और मेरा थोड़ा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है तो थोड़ा दिक्कत कम होती थी, लेकिन तब भी मैं नोट्स वगैरह बना के रखे हुए थे। और सर GS4 के पोर्शन पे मैं आना चाहूँगा। GS4 की पोर्शन की खास करके एथिक्स पे तैयारी आपने कहाँ से कैसे की, और उसमें जो है एग्जांपल्स वगैरह जो कोट करते हैं, लाइव एग्जांपल वगैरह, कंक्लूजन वगैरह कहाँ से और कैसे दिया जाए, बैलेंस रखा जाए, अप्रोच क्या रखा जाए? मुझे एथिक्स का जो अच्छी बात है कि उसमें जो सिलेबस है वही मेन उसका क्रक्स है। तो सिलेबस को हर एक पॉइंट को पकड़ के मैंने लेके मैंने एक नोट्स बनाया था 1 पेज, और उसमें साथ में मैंने एग्जांपल असिमुलेट किए थे सारे जो मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड लगते थे। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता था तो मैं वो एग्जांपल्स कोड करता था और डेफिनेशन कोड करता था जो मैं पहले से रेडी किया हुआ था। और केस स्टडीज़ की आती है तो उसमें बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी किया जा सकता है। जी। और सर मैं जानना चाहूँगा, खास करके आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने हिंदी जो कंपलसरी हिंदी होती है और ऐसे का जो पोर्शन होता है उसको कहाँ से और कैसे तैयार किया? ऐसे का पोर्शन तो मुझे लगता है जीएस का आप अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आप ऐसे उसमें आ ही जाता है। तो ऐसे के लिए मैं क्या करता था कि जो भी ऐसे आता था उसका मैं लास्ट पेज पे जनरली मैं पॉइंटर्स पहले बुलेट पॉइंट बनाता था, उसके बाद मैं उसको एलोबरेट करता था अपने मेन ऐसे में। इस तरह मैं ऐसे को फॉलो किया था। हिंदी का क्या था, मेरे बहुत दिनों से हिंदी छुट्टी हुई थी, तो प्रीलिम्स का जब मेरा क्रैक हो गया था उसके बाद मैं 2 महीने हिंदी काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी और थोड़ा उसकी प्रैक्टिस भी की थी लिखने की, और विलोम मुहावरे जो चीज़ें हैं सिलेबस में उसको मैंने अच्छे से उसको याद करने की कोशिश की थी। जी। और सर मैं आंसर राइटिंग पे आना चाहूँगा, खास करके मेंस के पोर्शन पे आंसर राइटिंग काफ़ी कोर होता है। तो आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कैसे कब की, प्रीलिम्स के पहले की, प्रीलिम्स के बाद की? और मैं कुछ सजेशन उसमें जानना चाहूँगा, खास करके कि जो डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं वो कैसे और किन किन आंसरों में इंक्लूड किया जाता है? इसके लिए मुझे लगता है मैं प्रीलिम से पहले थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग करता था, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता था उसके ऊपर कोई आंसर लिखना हुआ। मैं उसके आंसर राइटिंग फॉलो करने की स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो जनरली कोचिंग सेंटर्स की जो साइट्स हैं उन पे टॉपर्स के आंसर कॉपीज रहती हैं जो उन्होंने फॉलो की हैं, तो उनके ही क्वेश्चन उठाता था, मैं लिखता था और उनके क्वेश्चन से मैच करता था कि एक कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि चीज़ें उतनी सही से स्टार्टिंग में क्लिक नहीं करती हैं और चीज़ें पॉइंटर उतने अच्छे से बनते नहीं हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया था तो उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ किया था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला था। तो रिग्रेस प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ती है मेंस में आंसर राइटिंग की, वो बहुत मस्ट है, क्योंकि आपको 3 घंटे की 2 पेपर्स देने होते हैं एक दिन में, तो आपको एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने रहते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रैक्टिस करना आंसर राइटिंग। तो सर मैं यही जानना चाहूँगा, खास करके जब आप इस तैयारी की शुरुआत आपने की तो शुरुआत में आपको भटकाव कुछ काफ़ी हुआ होगा, कंटेंट काफ़ी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो कंटेंट फिल्ट्रेशन वगैरह आपने कहाँ से और कैसे किया? क्योंकि इस तैयारी में होता ये है कि एस्पिरेंट जब जाता है तो मार्केट में काफ़ी चीज़ें उसको वाइड रेंज में मिलती है, तो आपने कंटेंट फिल्ट्रेशन वगैरह कहाँ से किया? आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से और कैसे की? कंटेंट फिल्ट्रेशन का मैं जब स्टार्ट किया था सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, तो मैंने भी टॉपर्स के वीडियोस बहुत सारे देखे थे, तो सबका ही एक सजेशन था कि पर सब्जेक्ट 1 बुक कंपल्सरी परफेक्ट रहता है, और आपको अगर कुछ और पढ़ना है तो एक एडवांस बुक रख लीजिए। तो मैं भी ऐसे ही फॉलो किया था, जो बेसिक्स बुक होती हैं मैंने उसी को फॉलो किए थे सब सब्जेक्ट्स के लिए, और कहीं कुछ कमी रह जाती है तो PDF किसी का लेके उसको उस चीज़ों को प्लग करता था मैं। तो इसके थ्रू ही मैंने सारे नोट्स वगैरह बनाए थे, और कोचिंग मैं लिया था 1 साल के लिए बाजीराम से, तो मैंने जी। और सर इस तैयारी में भटकाव काफ़ी रहता है, मन में भटकाव काफ़ी होता है, खास करके बच्चों के मन में ये परसेप्शन रहता है कि टॉपर्स वगैरह जो है कंटिन्यूटी में 8-10 घंटे पढ़ लेते हैं, इसकी कहाँ तक सच्चाई है? और जो है आपने कुछ हॉबी वगैरह क्या फॉलो किया था इस तैयारी के दौरान कोई? कंटिन्यूटी में पढ़ने का मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि ये पूरा एग्ज़ाम एक मैराथन है, ये स्प्रिंट रेस है नहीं, तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी ब्रेक्स के साथ पढ़ता था। मैं 2-3 घंटे की पढ़ाई कर ली तो फिर आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2-3 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर ब्रेक, तो ऐसे करके मेरा ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे हो जाते थे। तो इससे मेरी रूटीन ऐसे सेट रहती थी। हॉबीज़ वगैरह फॉलो करने का बहुत समय नहीं मिला, क्योंकि मैं जनरली थोड़ा क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो पाता था। लेकिन मैं सुबह में नियमित तौर से आधे घंटे या 45 मिनट के लिए मैं वॉक पे जाता था, थोड़ा योगा वगैरह करता था, मैं थोड़ा मेडिटेशन करता था, स्ट्रेचिंग करता था, तो ये चीज़ें मैं फॉलो करता था। जी।
और ऋषभ जी, मैं सबसे आखिरी में ये जानना चाहूँगा अब ये कि जब आप एक लंबे संघर्ष के बाद आप लंबे समय के बाद घर पे आए आफ्टर सिलेक्शन, तो एक माहौल, एक जो भव्य स्वागत वगैरह आपका हुआ, तो उसमें आपको कैसा लगा? और ख़ास करके आप जिस स्कूल से बचपन में पढ़े हुए उसी स्कूल में आपका स्वागत हुआ, तो कैसा एक एक्सपीरियंस रहा आपका? एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है कि आप उसी स्कूल में जाते हैं जिसमें आपने पढ़ाई की है, वहाँ पे टीचर्स आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, हर चीज़ें बहुत खुश रहते हैं, वो लोग आके आपको इतनी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं अभी घर पे आया हूँ तो मुझे वो हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और सर, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में सर का हम जानेंगे कि सर की डिटेल स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह हम आपको दिखाएंगे। आंसर राइटिंग वगैरह सर ने कैसे, कहाँ से की, कैसे किया, नोट्स वगैरह इन्होंने कहाँ से और कैसे, कौन सा बनाया, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अगली बार किसी बड़े पद पर चयन हो और आपका फिर से इंटरव्यू लेना है, उसको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।